हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज का ये वीडियो गुड्स एंड सर्विसेज के पार्ट 1 पर है। तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें जिससे कि आपको ये टॉपिक जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पार्ट 1। हम लोगों का आज का पहला टॉपिक है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। क्योंकि बच्चों, अगर आपको जीएसटी चैप्टर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अच्छे से पढ़ना है तो आपको एक बात की जानकारी और होनी चाहिए कि भैया ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स क्या होता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इस टॉपिक के नाम को देखिए बच्चों, तो कॉमर्शियल वर्ड का जो ओरिजिन वर्ड है वो है कॉमर्स, और कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस। इसका मतलब कॉमर्शियल मैथमेटिक्स मैथ्स का वो ब्रांच है जो बिजनेस एक्टिविटीज को डील करता है, किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज को। इसी वजह से आप अगर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर नेम्स को देखें जहां पर कंटेंट लिखा हुआ है, वहां आपको कॉमर्शियल मैथमेटिक्स ब्रांच में 3 चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर आपको मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा बैंकिंग, और तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा शेयर्स एंड डिविडेंड्स। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तीनों चैप्टर बिजनेस एक्टिविटीज को डील करते हैं। तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब हुआ कि वो ब्रांच मैथ्स का जो बिजनेस एक्टिविटीज को डील करता है। तो कॉमर्शियल, इसका ओरिजिन वर्ड है बच्चों, इसका ओरिजिन वर्ड है कॉमर्स। इसका ओरिजिन वर्ड है कॉमर्स। और हमने आप लोगों को क्या बताया? कॉमर्शियल मैथमेटिक्स मींस डील्स विथ बिजनेस एक्टिविटीज। सो शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं डील्स विथ बिजनेस एक्टिविटीज। अब हमारा इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक होगा जो इस चैप्टर का नाम ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस चैप्टर का सबसे पहला जो नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म ही ज्यादा फेमस है, जीएसटी। अब ये जीएसटी आता कहां से है? आप ध्यान से देखिए, गुड्स से जी, सर्विसेज से यस, टैक्स से टी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म निकल कर आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका बच्चों जीएसटी। अब ये जीएसटी होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। जीएसटी में होता क्या है, जैसे सपोज करिए आप मार्केट में कोई आर्टिकल खरीदने जाते हैं, वो आर्टिकल कुछ भी हो सकता है। आप टीवी लेने गए, रेफ्रिजरेटर लेने गए, वॉशिंग मशीन लेने गए, यहां तक कि आप कोई अदर आर्टिकल आप लेने गए तो आपको उसके लिए कुछ टैक्स पे करना होता है, कुछ टैक्स पे करना होता है।
उसी तरह अगर आप किसी सर्विस का यूज करते हैं, सर्विस का यूज कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में गए, आपको खाना खाना है, तो आप खाने का पैसा देंगे ही, प्लस वहां की सर्विस का आप यूज करेंगे। सर्विस का यूज करने मतलब क्या हुआ, वेटर आपके पास खाना लाएगा, पानी लाएगा, आपके साथ हमेशा लगा रहेगा कि सर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आप उस होटल में आर्टिकल यानी फूड्स खरीदने के साथ साथ उसके सर्विस का भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बच्चों क्या होता है, ये टैक्स होता है जो आपको पे करना होता है किसी आर्टिकल को बाय करने के लिए या किसी सर्विस को यूज करने के लिए। तो जीएसटी क्या है बच्चों, ये है टैक्स पेड फॉर बाइंग एनी आर्टिकल or using any सर्विस। तो बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने आप लोगों को दो टॉपिक बताया, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब आप क्या समझते हैं, और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है बच्चों, अगर आप कोई आर्टिकल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप कहीं पर कोई सर्विस यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आज के वीडियो का तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेल वर्ड कहीं पर लिखा तो उसका मतलब क्या है। आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर कहीं पे आपको सेल वर्ड मिलता है, आप जनरली मार्केट में जाते हैं, आप देखते होंगे सेल वर्ड लिखा रहता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर कहीं पर सेल है तो दो चीजें हर हाल में प्रेजेंट होती हैं, पहला सेलर और दूसरा बायर। तो अगर कहीं भी आपको सेल वर्ड दिखाई दे तो आप ये 100% मान के चलिए कि दो चीजें तो आपको पक्की तौर पे दिखाई देंगी, पहला सेलर और दूसरा बायर। सेलर मतलब बेचने वाला, बायर मतलब खरीदने वाला। तो चलिए इसको हम आप लिख देते हैं। तो सेल मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ सेलर एंड बायर। सारी चीजें बच्चों ध्यान से समझिएगा, हम आपको सारी बेसिक चीजों के बारे में बता रहे हैं जिससे कि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकिए। तो सेल मतलब बच्चों प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर। अब आते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का जो इस चैप्टर में जनरली आता है, एसपी क्या होता है। ये हमको मालूम है कि आपको मालूम है, लेकिन हम लोग एक बार इसको डिस्कस जरूर करेंगे। आप सबको मालूम है एसपी मतलब होता है, एसपी मतलब प्राइस एट विच आर्टिकल सोल्ड। एसपी क्या हुआ बच्चों, ये वो प्राइस है जिस पर किसी आर्टिकल को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, सोल्ड किया जाता है। दूसरा सीपी क्या होता है, सीपी वो प्राइस होता है जिस पर किसी सामान को खरीदा जाता है, मतलब प्राइस एट विच आर्टिकल बॉट, प्राइस एट विच आर्टिकल बॉट। और लास्ट में प्रॉफिट का फार्मूला सबको मालूम है बच्चों क्या होता है। प्रॉफिट हमेशा इक्वल होता है आपका एसपी माइनस सीपी के। तो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि भाई सेल का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे एसपी सीपी प्रॉफिट वर्ड होता है तो इसका मतलब क्या होता है।
तो आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 टॉपिक को डिस्कस किया है। पहला हमने आप लोगों को बताया कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमने आपको बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से क्या समझते हो भैया। तीसरा टॉपिक हमने आपको बताया कि सेल वर्ड कहीं है तो उसका मतलब क्या है, क्या चीजें डेफिनेटली प्रेजेंट होती हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि एसपीसीपी एंड प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, धीरे धीरे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। अगला टॉपिक है कि जो भी हमने आप लोगों को बताया सेल क्या होता है, तो ये सेल कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ सेल। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो जो आपका टाइप्स ऑफ सेल है बच्चों, वो 2 तरह का होता है। एक का नाम होता है इंट्रा स्टेट सेल, दूसरे का नाम होता है इंटर स्टेट सेल। अब ये होता क्या है, कौन सी बला है, चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने आपको अभी बताया कि टाइप्स ऑफ सेल्स आपका बच्चों 2 तरह का होता है। पहले का नाम है इंट्रा स्टेट सेल और दूसरे का नाम है बच्चों इंटर स्टेट सेल। अब इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटीज होती है, बिजनेस एक्टिविटी मतलब किसी सामान को आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको आपने मार्केट में बेचा, एट लास्ट वो कंज्यूमर या कस्टमर के पास गया, तो आपको यह देखना है कि वो सारी एक्टिविटीज का प्लेस क्या है। जब सारी बिजनेस एक्टिविटीज किसी आर्टिकल से रिलेटेड एक ही स्टेट में होती हैं तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। और वही बिजनेस एक्टिविटीज अगर एक से ज्यादा स्टेट को इन्वॉल्व करती है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। जरा सा एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए ये आपका एक स्टेट है, ये आपका एक स्टेट है जिसका नाम है यूपी। अगर किसी आर्टिकल के बिजनेस एक्टिविटीज को आप एक ही स्टेट में करते हैं, मतलब यूपी में, तो आपका इंट्रा होगा। जैसे सपोज करिए आपका मैन्युफैक्चरर यूपी का है, मान लेते हैं आपका मैन्युफैक्चरर यूपी का है, और लास्ट पॉइंट कस्टमर जो है वो भी आपका यूपी का है बच्चों, तो ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट। मतलब यूपी में ही आपने मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्शन किया और यूपी में ही आपने सब कुछ काम कर दिया। तो ये आपका कौन सा आदमी है बच्चों, ये है आपका कस्टमर। और ये कौन है बच्चों आपका, ये है आपका मैन्युफैक्चरर। तो ये आपका हो गया इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या हो गया, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने अभी एक यूपी का एग्जांपल लिया और यूपी के बाद एक और स्टेट लेते हैं, इसका नाम है मान लीजिए बिहार। ध्यान से सुनिएगा बच्चों सब कुछ। अब मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरर यूपी का है, यहां पर आपका मैन्युफैक्चरर है, यह है आपका मैन्युफैक्चरर। और कस्टमर या कंज्यूमर मान लीजिए आपका बिहार का है, यहां पर एक कस्टमर है, कस्टमर को आप कंज्यूमर वर्ड भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह है आपका कस्टमर। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, इस बिजनेस एक्टिविटीज में एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो गए, एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो गए, इस वजह से ये हो गया आपका इंटर स्टेट। यानी इंट्रा स्टेट क्या होता है बच्चों, इंट्रा स्टेट के केस में जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है, बिजनेस एक्टिविटीज
इन वन स्टेट ओनली, इन वन स्टेट ओनली। वहीं पर इंट्रा स्टेट के केस में जैसा हमने देखा कि सारी बिजनेस एक्टिविटीज आपकी एक स्टेट में होती है, तो इंटर स्टेट में क्या होती है, ये जो बिजनेस एक्टिविटीज आपकी होती है बच्चों, बिजनेस एक्टिविटीज ये इन मोर देन वन स्टेट में होती है, इन मोर देन वन स्टेट में होती है। अब आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक रिजल्ट की बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे आपके मान लीजिए क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी पे आता है, तो आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी हम आपको आगे बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व होगा जीएसटी का, तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पकड़ना होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब टाइप्स ऑफ सेल आपको पकड़ना होता है, क्योंकि वहां से कुछ चीजें चेंज होती हैं टाइप्स ऑफ सेल के बाद। ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। जनरली क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जनरली क्वेश्चन में जब इंट्रा स्टेट का केस होता है तो उसमें मेंशन होता है कि इट इज द केस ऑफ इंट्रा स्टेट, या अगर इंटर स्टेट आता है तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा स्टेट का नाम रहेगा, तो आप पढ़कर समझ जाएंगे कि भाई हमारा आर्टिकल इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा तो ये इंटर स्टेट है। लेकिन होता क्या है कभी कभी बच्चों कि किसी क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, यानी जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें यह भी नहीं लिखा होगा कि ये इंट्रा स्टेट है, या उसमें स्टेट का नाम भी नहीं आएगा जिससे कि आप समझ सकें कि वो इंटर स्टेट है। तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर आपका टाइप्स ऑफ सेल क्वेश्चन में नहीं दिया, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, यानी उसमें न इंट्रा है न तो इंटर की बात हो रही है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर टाइप्स ऑफ सेल नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा इंट्रा स्टेट लेना है। तो यही रिजल्ट मैं आपके सामने लिखना जा रहा हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कोई क्वेश्चन आए। तो रिजल्ट क्या है बच्चों, इफ टाइप्स ऑफ सेल, इफ टाइप्स ऑफ सेल नॉट गिवन, then by default take it as intra-state cell, intra-state सेल। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको जरूर याद रखिएगा। अब बच्चों इस चैप्टर में कुछ शॉर्ट टर्म हमेशा यूज होंगे, तो वही हम शॉर्ट टर्म अब आपको बताने जा रहे हैं। जैसे इसमें बेसिकली आपका 4 शॉर्ट टर्म यूज होगा, जैसे यस जीएसटी यूज होगा, सी जीएसटी यूज होगा, आईजीएसटी यूज होगा, यूटी जीएसटी यूज होगा। ये सब होता क्या है इसको हम आपके सामने रख रहे हैं। यस जीएसटी मतलब होता है बच्चों स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बना है बच्चों, स्टेट से यस आया है, गुड्स से जी आया है, सर्विसेज से यस आया है, टैक्स से टी आया है। उसी तरह सीजीएसटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बना है बच्चों, सेंट्रल से सी, हमेशा तरह गुड्स से जी, सर्विसेज से एक्स, टैक्स से टी। तीसरा जो टर्म आता है वो है यूटीजीएसटी। तो यूटीजीएसटी का मतलब होता है बच्चों
यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बना है? यूनियन से यू, टेरिटरी से टी, गुड्स जी, सर्विसेज यस, टैक्स टी। और एक लास्ट टर्म है जो यूज होगा, वो है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होगा बच्चों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बना है? इंटीग्रेटेड से आई, गुड्स से जी, सर्विसेज से यक्स, टैक्स से टी। तो आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर लें क्योंकि ये कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली चैप्टर में आएंगे। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने टोटल 7 टॉपिक कर लिया। फास्ट विजन विद इन 10 सेकेंड्स। पहला टॉपिक हमने आप लोगों को बताया कॉमर्शियल मैथमेटिक्स क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमने आप लोगों को बताया कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या है। तीसरा टॉपिक हमने बताया सेल क्या होता है। चौथा मैंने आपको कुछ हिंट दिया कि एसपीसीपी प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। पांचवा मैंने आप लोगों को यह बताया कि ये जो सेल होता है वो कितने टाइप्स का होता है। फिर हमने आपको एक रिजल्ट बताया। फिर लास्ट में हमने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया। अब 8वें टॉपिक में बच्चों हम लोग को जीएसटी का फार्मूला पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, तभी मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है कि आपको जीएसटी चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला फॉर जीएसटी क्या होता है बच्चों, उसको ध्यान से आप देखिए। फार्मूला फॉर जीएसटी होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आपको बताएंगे। बेसिकली इस समय आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों कि अगर जीएसटी हमको निकालना है तो ये क्या होगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आउटपुट जीएसटी बच्चों, ये जीएसटी जो है आउटपुट जीएसटी, ये हमेशा आर्टिकल के एसपी पे कैलकुलेट होता है। ऑलवेज कैलकुलेटेड, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ईएसपी। और जबकि इनपुट जीएसटी बच्चों हमेशा आर्टिकल के सीपी पे कैलकुलेट होता है। ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आउटपुट जीएसटी हमेशा हमारा एसपी पे कैलकुलेट होता है और इनपुट जीएसटी हमेशा हमारा सीपी पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने अभी फार्मूला फॉर जीएसटी देखा जो कि इक्वल होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब अगला टॉपिक है, जब क्वेश्चन आएगा तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है जीएसटी कैलकुलेट करने का। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये डायरेक्ट हिट है हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बच्चों, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपने टाइप्स ऑफ सेल को पकड़ना है, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यानी सबसे पहला काम आप करेंगे टाइप्स ऑफ सेल पकड़ेंगे। तो यहां पे मैं स्टेप लिख दे रहा हूं, उसी स्टेप को आप हर क्वेश्चन में फॉलो करिएगा। आपका आंसर, ये मेरी तरफ से गारंटी है, 100% करेक्ट आएगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों टू फाइंड टाइप्स ऑफ सेल।
तो बच्चों जब आप टाइप्स ऑफ सेल चेक करेंगे क्वेश्चन में, तो या तो वो इंट्रा स्टेट का होगा या तो वो इंटर स्टेट का होगा। तो चलिए हम लोग ये सीखते हैं कि अगर इंट्रा स्टेट होगा तो क्या करेंगे, इंटर स्टेट होगा तो क्या करेंगे। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये सेल आपका इंट्रा स्टेट है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सेल आपका इंटर स्टेट है तो क्या करेंगे। ध्यान से बच्चों देखिएगा इस चीज को, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जीएसटी कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, जो अभी तक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो इंट्रा स्टेट जब आएंगे बच्चों, इंट्रा स्टेट में आपको बता चुका हूं क्या होता है। इंट्रा स्टेट मतलब जब सारी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज एक ही स्टेट में होती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए बच्चों, जब इंट्रा स्टेट आएगा तो फिर दो केस आ जाएगा। हो सकता है आपका वो एक्टिविटी किसी स्टेट में हो रहा हो, और हो सकता है कि आपकी सारी एक्टिविटीज स्टेट में न हो के किसी यूनियन टेरिटरी में हो रहा हो। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, जब आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा तो वहां पे यूटी जीएसटी भी आ रहा था, यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहां से ये फिर दो पार्ट में ब्रेक होगा बच्चों, और ये दो पार्ट में जब ब्रेक होगा तो हो सकता है वो सारी एक्टिविटीज आपका किसी स्टेट में, एक स्टेट में हो रही हो, और हो सकता है कि वो सारी एक्टिविटी आपकी किसी यूनियन टेरिटरी में हो रही हो बच्चों। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, क्वेश्चन को बहुत गौर से देखेंगे, क्योंकि टर्म्स उसमें बदलेंगे। जब मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा तो आप देखिएगा उसमें क्या होगा। तो स्टेट के केस में बच्चों जो जीएसटी आएगा, ध्यान रखिएगा, ये जीएसटी आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं यस जीएसटी, और ये बच्चों यस जीएसटी क्या होता है, हाफ ऑफ जीएसटी होता है। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, फार्मूला आपको बताया जा चुका है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो हम बताएंगे, आप पहले समझिए प्रोसीजर क्या होता है। उसी तरह बच्चों अगर आप सीजीएसटी निकालेंगे तो वो भी आपका इक्वल आएगा हाफ ऑफ जीएसटी के। इसका मतलब जो यस जीएसटी होता है वो सीजीएसटी के बराबर होता है। वही जब यूनियन टेरिटरी का केस आएगा बच्चों, तो यूनियन टेरिटरी केस में बच्चों यस जीएसटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, क्योंकि यस जीएसटी मतलब स्टेट से रिलेटेड होता है। तो आपको यस जीएसटी की तरह की जगह क्या इस्तेमाल करना है, यूटी जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं। और ये भी किसके इक्वल होता है बच्चों, हाफ ऑफ जीएसटी के। और दूसरा पार्ट जो होगा बच्चों वो सीजीएसटी ही रहेगा यहां पर, और ये भी इक्वल होगा हाफ ऑफ जीएसटी के। लेकिन जब इंटर स्टेट का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो जो आप जीएसटी कैलकुलेट करेंगे वो टोटल जीएसटी आपकी इक्वल हो जाती है आईजीएसटी के, जिसका फुल फॉर्म हम आप लिखा चुके हैं। और ये आईजीएसटी आपको पूरी की पूरी किसको जाती है बच्चों, टू सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, टू सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। इस तरह के क्वेश्चन में आपके लिए ट्रैप होगा। ट्रैप क्या, वो बात करेगा यस जीएसटी फाइंड आउट करिए, सी जीएसटी फाइंड आउट करिए। तो बच्चों ये चीज का ख्याल रखिएगा, जब आपका इंटर स्टेट आता है तो यस जीएसटी सी जीएसटी का कोई मतलब नहीं होता है, यानी ये इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि रिजल्ट्स के फॉर्म में लिखा है। बच्चों कुछ पॉइंट को दिमाग में जरूर रखिएगा। जैसे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो कहीं कहीं पर ये आएगा कि अमाउंट पेड, वो अमाउंट पेड किसी भी पर्सन के द्वारा हो सकता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा सब कुछ। अमाउंट पेड अगर कहीं पर पूछा जाता है आपसे, तो उसका मतलब होता है बच्चों अमाउंट पेड, ये हमेशा इक्वल होता है सीपी प्लस सम ऑफ ऑल
प्रीवियस जीएसटी, ये याद रखिएगा बच्चों। अमाउंट पेड किसी भी जगह पूछा जाता है तो उसका मतलब सीपी, उस पॉइंट का, उस पर्सन का, प्लस उसके पहले जितने भी जीएसटी पेड हुए हैं। दूसरा चीज याद रखिएगा, टर्म्स आता है बच्चों मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस का जो फेमस शार्ट नाम है वो है एमपी। मार्क से एम, प्राइस से पी। और इसी मार्क प्राइस का कई और नाम होता है बच्चों, हम वो लिख दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आर लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। और एक नाम होता है प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस। एक और नाम लिख दे रहे हैं जो कि होता है इसका आर कैटलॉग्ड प्राइस, कैटलॉग्ड प्राइस। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आज एक फार्मूले में था कि जीएसटी का कैलकुलेशन में आउटपुट जीएसटी एसपी पे कैलकुलेट करते हैं, एसपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर किसी केस में डिस्काउंट नहीं दिया है तो आपका मार्क्ड प्राइस ही एसपी के बराबर होता है। लेकिन अगर डिस्काउंट दिया है तो आपको एसपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया है आज कि आउटपुट जीएसटी हमेशा एसपी पे कैलकुलेट होता है। तो देखिए यहां पे क्या होगा इसमें, इफ नो डिस्काउंट, अगर नो डिस्काउंट का क्वेश्चन है बच्चों, नो डिस्काउंट, तो इस केस में आपका जो एसपी होगा बच्चों वो पूरी तरीके से आपके मार्क्ड प्राइस के ही इक्वल होगा। लेकिन अगर डिस्काउंट है बच्चों तो उसमें किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, अगर डिस्काउंट है तो, अगर डिस्काउंट है तो एसपी का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाइड विथ मार्क्ड प्राइस। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा बच्चों, ये हेल्पफुल करेगा। दोनों रिजल्ट आपका देखिएगा फ्रीक्वेंटली यूज होगा जब मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस टॉपिक को नोट कर लें। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको जीएसटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर में अब एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, तो आप कुछ क्वेश्चन का जवाब हो सकता है गलत दे दें। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में सारी बेसिक जानकारियों को पढ़ा और इसके अगले पार्ट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पार्ट से हम लोग जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अंत में इस बात को जरूर याद रखिएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं आपसे हमेशा की तरह केवल यही बात कहना चाहता हूं, ईमानदारी से बच्चों हमेशा मेहनत करिए, ईमानदारी के दम पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हम लोगों का मैथ्स जर्सी का यही थीम लाइन है बच्चों, अपना सूरज तो चमकेगा, अपना सूरज तो चमकेगा। धन्यवाद।